अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिसे देश की जनता ने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, मान और सम्मान देकर बड़ा बनाया, लेकिन जब जब उसने कोई नया फैसला किया, जनता ने उस पर सवाल उठाए। इस व्यक्ति ने एक राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया है, लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में योग गुरु स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें। जैसी परंपरा है, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम सफाई मांगे स्वामी रामदेव से, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है। आपकी अदालत। स्वामी रामदेव ने भारत में योग विद्या को लोकप्रिय बनाने में जबरदस्त योगदान दिया है। स्वामी रामदेव के पास विशाल जन समर्थन है, लोकप्रियता है और साफ सुथरी छवि है। अब स्वामी रामदेव ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या स्वामी रामदेव का राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला सही है? कई बड़े बड़े नेताओं ने स्वामी रामदेव से इस फैसले पर फिर से सोचने के लिए कहा है। उन्होंने सही में योग विज्ञान के क्षेत्र में जो अवेयरनेस निर्माण किया है, वो पिछले 40-50 साल के इतिहास में एक अनूठा काम है और पूरे वर्ल्ड में उसको रिकग्निशन है। उससे अगर वो राजनीतिक नेता बनेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। आज के लिए रामदेव बाबा खड़खड़ाया, यो बोला गया। स्वामी रामदेव की जीवन कथा एक फिल्मी कहानी जैसी है। एक साधारण परिवार में जन्मे, अपने पैरालिसिस को योग से काबू में किया, गुरुकुल में शिक्षा ली और योग का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के चहेते बन गए। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि क्या स्वामी रामदेव को इस लोकप्रियता का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में आने के लिए करना चाहिए? आपकी अदालत में आज का मुकदमा इसी पृष्ठभूमि में चलाया जा रहा है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। स्वामी जी, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, अनुलोम विलोम, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, लौकी का जूस पीना है, प्राणायाम करना है, आरोग्य बनना है। अब लोग, मैं जहां जाता हूं मुझसे पूछते हैं स्वामी जी को क्या हो गया, ये राजनीति में कहां फंस गए? पहले मैं एक सेक्टर में सेवा कर रहा था, स्वास्थ्य का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र। आज आर्थिक दृष्टि से देश में 80 करोड़ लोग बेबस हैं। गरीब अमीर दोनों को समान रूप से शिक्षा न मिलने के कारण से शिक्षा केवल अमीरों के लिए हो गई है। देश का किसान आत्महत्या करता है। देश के 200 से ज़्यादा जिले नक्सलवाद की आग में जलते हैं। देश का नागरिक, देश की मुद्रा और देश का संपूर्ण अस्तित्व यदि खतरे में है, तो मैं रास्ते से नहीं भटका हूं, अपितु जो रास्ते से भटकी हुई राजनीति है उसको पर मैं रास्ते पर लाना चाहता हूं। लालू यादव, हमने अभी सुना, वो कहते हैं कि बाबा बौरा गए हैं। मुझे किसी राजनेता से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसे देश के करोड़ों लोग, वो मुझे चरित्र का प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन लालू जी का कहना है कि उन्होंने आपसे कहा था कि बाबा आप राजनीति में मत आइए, पॉलिटिकल पार्टी शुरू मत कीजिए। लालू जी मेरे कोई पॉलिटिकल एडवाइजर तो है नहीं, इसलिए मुझे वह सब कुछ करना है जो इस देश की भलाई के लिए हो, और वह ना कुछ भी किया था और न कर रहा हूं और न करूंगा जो इस देश के हित में ना हो। बगावत खड़ा करना, विद्रोह करना या कोई बखेड़ा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन देश के लिए मुझे ये अपना समय ही नहीं, अपनी शक्ति और ऊर्जा ही नहीं, अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल ही नहीं, मुझे अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़े उसके लिए भी मैं तैयार हूं।
जब नितिन गडकरी आए आपकी अदालत में तो उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी रामदेव से कहा था कि आपको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, इससे नुकसान होगा, इससे वोट बढ़ जाएंगे। नुकसान किसका होगा? देश का? नहीं, देश बीजेपी का। शायद बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो करप्शन में लगे हुए हैं और जो कैरेक्टर लेस लोग हैं, उनको मेरे इस काम से आपत्ति हो सकती है। जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो कोई मेरे इस काम से नाखुश नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कोई एक तो था जिसने हिम्मत करके एक जुम्मा लिया है कि इस देश को हम बचाएंगे। उनको आपसे काम से आपत्ति नहीं है, उनका कहना है कि फिर आपत्ति किस बात से? उन्होंने कहा कि ये काम हमें बता दें क्या करना है, हम कर देंगे। इस पूरे के पूरे इस आंदोलन में, इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में 99% लोग मेरे साथ में होंगे। और मैं तो कहूंगा जो नितिन गडकरी जी की तरह और भी जो तमाम सच्ची और अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कम से कम ना कहें कि बाबा उनके साथ हैं, बल्कि जिसका दिल चाहे, हम कहते हैं सभी सच्चे और अच्छे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ खड़े हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, उन्होंने कहा कि ये एक बाबा है जो लोगों को कसरत करना सिखाता है, नुस्खे बना के पैसे बनाता है, ये भ्रम में डाल रहा है लोगों को राजनीति में आने के लिए। आपत्ति इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी लोगों को योग और आयुर्वेद से सेहतमंद बना रहा है। आपत्ति इस बात से होनी चाहिए कि देश की दौलत यदि दलितों के उत्थान में न लग करके अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगती है, तो कहीं ना कहीं नियत में खोट दिखता है। श्रद्धेया बहन जी को भी कपालभाति, अनुलोम विलोम करके और ज्यादा स्लिम स्मार्ट बनना चाहिए। अच्छा है, देश की अच्छी सेवा करेंगी। देखिए, उनका हमेशा तर्क यह है कि अगर किसी ने करोड़ों रुपए की माला पहनाई तो एक दलित की बेटी का सम्मान किया, इससे देश में रहने वाले हर दलित का मान बढ़ता है। मैं कहता हूं हर दलित का सम्मान बढ़ना चाहिए और मैं इस बात का हामी हूं। हमने अपने पतंजलि योगपीठ में महर्षि पतंजलि के बाद यदि कोई काम शुरू किया तो महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला और संत रविदास लंगर शुरू किया। और हर वाल्मीकि को, हर हमारे दलित भाई को ये लगे कि पतंजलि योगपीठ मेरा है। और दलित का सम्मान कब बढ़ेगा? जब उसके हाथ में दौलत होगी, उसके हाथ में काम होगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूज्या बहन जी कुछ ऐसे काम करें जिससे देश के दलितों को, गरीबों को, अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसको समृद्धि मिले, उसको काम मिले। और केवल एक दलित की बेटी को क्यों, इस देश के करोड़ों लोगों को, दलितों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, ऐसा काम करें। ये सही है कि आपके जो अनुयायी हैं, आपने उनसे कहा कि वो जाकर के दलितों के घर में रहें? हमने अपने सभी अनुयायियों को कहा कि जाएं, वो वाल्मीकि बस्तियों में जाएं, दलित बस्तियों में जाएं, गांव में जाएं, उनको योग सिखाएं, उनको गले लगाएं। वो हमारे अपने भाई हैं, हम सबके पूर्वज एक, हम सबका खून एक, हम सबका वतन एक। ये जाति पात और छुआछूत की सारी दीवारें तोड़ दो और गर्व से कहो हम एक थे, हम एक हैं और एक रहेंगे। ये जातिवाद की, नफरत की दीवारें हमको पूरी तरह से तोड़ देनी है। दिक्कत तो वहीं से हो रही है कि लोगों ने दलितों को अपनी बपोती मान लिया, इसे देश को अपनी बपोती मान लिया है। ये देश किसी की बपोती नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का देश है, ये भारतवासियों का देश है। देखिए, दिक्कत इस चीज में हो रही है कि आपने राहुल गांधी का एजेंडा चुरा लिया। मैं किसी का मुद्दा क्या चुराता? वो एक दो दिन यदि दलित बस्तियों में बिताते हैं या गांव में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, बाबा रामदेव तो पैदा ही गांव में हुआ है और गांव की गलियों में मैं खेला हूं, वहीं पर मैंने गाय भैंस चराई है, हल चराया है खेत में। और उस देश के अंतिम व्यक्ति की, जो देश का अन्नदाता है किसान और देश का निर्माता जो कारीगर मजदूर, मैं उसकी पीड़ा को जानता हूं। स्वामी जी, यही बात तो जो राजनेता है उनको परेशान कर रही है। उनको लगता है गाय भैंस चराने वाला लड़का, योग कराने वाला लड़का, ये पेट हिलाने वाला आदमी, ये कैसे देश हिलाने की बात कर रहा है? देश का, गांव का, गरीब का, मजदूर का, अंतिम व्यक्ति का उत्थान कोई अंतिम घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, जिसने उस पीड़ा को जिया हो। मैंने उस पीड़ा को जिया है और उस पीड़ा को दूर करने का जो बीड़ा उठाया है। अब चाहे किसी के पेट में दर्द हो या कुछ लोगों का बीपी भी बढ़े, कोई परवाह नहीं। अब तो जो हमने मन में ठान ली है उसको पूरा करके रहें। हम इंतजार करेंगे इस बात का कि देश की जनता कैसे रिएक्ट करती है इस बात पर। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर
जनता के मुकदमे का अगला भाग। जब आपने ये 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया तो किसने रिश्वत नहीं मांगी? किसने नहीं मांगी ये पूछते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं स्वामी रामदेव से। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये योग से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देते हैं। स्वामी जी, ये तो सच है कि आपने दवाएं हैं, जूस है, इनकी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनको भी शर्मा जाए उन्हें देख के। मैं चाहता ही हूं उनको शर्म आए और उनको शर्म ही नहीं आए। इस देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश को लूटने का जो जाल बिछाया था, जो षड्यंत्र रचाया था, उसको परास्त करना है। हमें अपने स्वदेशी उत्पादों को, अपने स्वदेशी ब्रांड को, अपने स्वदेशी कंपनियों को इतने ऊंचे स्थान पर हमें बिठाना है कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपना बोरी बिस्तर ऐसे ही बांध करके भागे यहाँ से जैसे अंग्रेज रात को 12 बजे भागे थे। लेकिन ये सही है कि ये कारोबार फैल गया है जिसमें साबुन, तेल, क्रीम सब कुछ बनाया जाता है। जहां तक बिजनेस की बात है, स्वामी रामदेव ने यदि देश से धन लिया, देश से लिया, देश के लिए वापस लगाया। न 1 रुपए का बैंक बैलेंस और न 1 रुपए की लैंड। व्यापार उसको कहते हैं कि आप जो अर्थार्जन करते हैं उसको अपनी विलासिता के लिए, अपना वैभव बढ़ाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये व्यापार है। जो आपने देश से लिया, यदि 100% उसको वापस लौटा देते हैं तो ये सेवा है। जो मुझे देश के लोगों ने, चाहे 1 रुपए दिया या 1 करोड़ दिया या 100 करोड़ दिया या 1000 करोड़ रुपए दिया, जो मुझे देश के लोगों ने दिया उसमें से 1 रुपए अपने लिए बचा के नहीं रखा, 100 का 100% इस देश की भलाई के लिए खर्च किया। इसलिए यह व्यापार नहीं, यह विशुद्ध रूप से सेवा है और इसको हमें बहुत बड़े रूप में करना है। तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी लौकी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस क्यों बेच रहा है। प्रश्न यह होना चाहिए कि इस देश के अंदर शराब क्यों बिकती है, तंबाकू क्यों बिकती है और लोगों के घर बर्बाद क्यों होते हैं। स्वामी जी, इस हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ इस बात पर टिकी है कि काला पैसा कैसे होता है। सारे काले काम ही काले पैसे से हो रहे हैं। चुनाव में दारू पिलाने से लेकर के, विधायक और एमपी खरीदने से लेकर के, सरकारें गिराने और जो है बनाने से लेकर के, और जितना भी आप काला कारोबार देखते हैं, ये सारा का सारा काले पैसे से हो रहा है। और इसको जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। जब आपने ये 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया तो किसने रिश्वत नहीं मांगी? किसने नहीं मांगी ये पूछते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब काफी लोगों को ये समझ में आ गया है कि इस बाबा को ना छेड़ो तो ही अच्छा है। इसलिए वो कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो इस मामले में लोग रिश्वत आदि नहीं मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई च्यवनप्राश मांगता है तो हम उसको 1 के बजाय 2 डब्बे दे देते हैं। काले धन को लेकर आप बड़े बड़े सवाल उठाते रहते हैं, कैसे वापस आएगा काला धन? रजत जी, मैं इस बार पूरी तैयारी करके आया हूँ क्योंकि मुझे पता था आप मेरे ऊपर बहुत इल्जामात लगाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। तो मैंने कहा पूरा जो है ना, अब मुझे तो वकील भी खुद ही रहना। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने। तो ये पूरे काले धन के पेपर है मेरे पास में। और जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटियों से लेकर के और कुछ स्वतंत्र कमेटियां बनाई, तो संसदीय समितियों से लेकर के कुछ जो है विशेषज्ञों की समितियां सरकार ने करीब 40 के करीब बनाई इन पिछले 63 वर्षों में। और सभी ने माना कि इस देश के अर्थव्यवस्था में काला धन बहुत बड़ी मात्रा में, कोई कहता बराबर, कोई कहता 2 गुना, कोई कहता 3 गुना हमारी जीडीपी। जितनी आप फिगर्स देते हैं, ऑथेंटिसिटी क्या है इनकी? आप कहते हैं ना इतना काला धन है। ये काले धन के मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा ना, देश के तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं। और विदेशी पूंजी का एक बहुत बड़ा स्रोत, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड बैंक से ज्यादा बड़ा तो कोई स्रोत नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में। वो कह रहा है 1.6 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा होता है और उसमें भी भारत के बेईमान लोग सबसे ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए। तो आप, और ये जो है जो है टैक्स एडजस्टेड नेटवर्क से लेकर के और भारत की तमाम चीजें। और मैं एक बात और आपको देना चाहता हूं, मैंने ये सारा का सारा जो कभी काम नहीं किया था वो अभी कर रहा हूं। ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं मेरे पास में, अभी तक इन्होंने कितना धन छापा वो लेकर के आया हूं। और दूसरा, अभी तक जो देश के बजट बने 15 अगस्त 1947 से लेकर के और अब 2010 तक, ये सारे के सारे बजट बने, इसका वर्तमान मूल्यांकन करें तो करीब ये बैठेगा 250 से 300 लाख करोड़ रुपए।
और यदि उसको उसी समय, जैसे उस समय क्योंकि रुपए डॉलर पाउंड के बराबर कीमत थी, तो इसलिए उस समय को भी यदि जोड़ करके देखे तो करीब 200 लाख करोड़ रुपए के अभी तक बजट बने। ये 200 लाख करोड़ रुपए गया कहाँ गायब हो गया? इतना जब से भारत आजाद हुआ तब से आज तक कितनी जमीनें गवर्नमेंट ने अक्वायर की लैंड एक्विजिशन के तहत, और सरकारों ने दलाल बनकर के जो जमीन 1 लाख रुपए में खरीदी थी उसको 1 करोड़ रुपए में बेचा। वो पैसा गया कहाँ? जो आज तक हमारे देश के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कोयला है, आयरन और इन तमाम चीजों का जमीन से पूरा खोखला कर दिया उसको निकाल करके, ये लाखों करोड़ रुपए गया कहां? तो इन चोरों ने हेरा फेरी करके ये पूरा देश लूट लिया और पता भी नहीं लगने दिया। अब इसकी पोल हम आम आदमी के सामने खोलेंगे और वो अब इन बेईमानों को बेनकाब करेंगे और इस देश का काला धन हम वापस से लेकर के आएंगे। इसके उपाय भी हम देश को बताएंगे और आप चाहेंगे तो आपको भी बताएंगे। आपको लगता है कि आपके अलावा कोई आदमी ऐसा है इस देश में जो ईमानदार हो, चरित्रवान हो? मेरे अलावा 99% लोग इस देश की ईमानदारी हैं। 1% बेईमानों ने इस देश के नाक में दम कर रखा है। तो इस देश में 99% लोग ईमानदारी से जीना चाहते हैं, मेहनत करके खाना चाहते हैं, लेकिन उनको सिस्टम ने बेईमान बनाया है। तो हम उसको सीधे तौर पर बेईमान नहीं कह सकते। कुछ लोग जो है वो मजबूरी में इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। आप इस देश के 100 आदमी खड़े कर दीजिए, आप 99 आदमियों से बात कीजिए कि आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे या झूठ के साथ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे या उसके पक्ष में, वो खिलाफ खड़ा होगा। ये देश कभी भी पाप के समर्थन में, रावण के कंस के साथ में देश खड़ा नहीं हुआ है। ये देश हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ, राम और कृष्ण के साथ ही खड़ा हुआ है और आगे भी होगा, आप देखेंगे। हम एक और ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो स्वामी रामदेव से पूछेंगे उन लोगों के बारे में जो परेशान हैं इनके बयानों से, इनके कारनामों से। ब्रेक के बाद जब आपने प्रधानमंत्री के सामने ये सब पक्ष रखा तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मैंने उनकी मुस्कुराहट में उनकी मजबूरी को समझ करके कुछ भी न कहना ही अच्छा समझा।